अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अपने चैनल पर ये बताते हैं कि आपने अपने कंटेंट को कैसे बेहतर बनाना है, अपनी अर्निंग्स को कैसे मैक्सिमाइज करना है और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हुए कैसे एक्सेल करना है। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करें, अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें और किसी समंदर के किनारे बैठ के अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। आज मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि ये सब कुछ ऑफर करती है और वो भी सस्ते बजट में, और वो यूएई बिल्कुल नहीं है। थाईलैंड का नाम सुन के आपके जहन में जो ख्याल आता है बिल्कुल वैसे ही ख्यालात मेरे भी थे। But that's just one side of that beautiful country. I visited Thailand with my wife. And it was one of the most amazing experiences of my life. It truly is the land of smiles. क्योंकि यहाँ के लोग इतने खुश इखलाक हैं कि आपको लगेगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में आ गए हैं। यहाँ के बीचेस दुनिया के टॉप बीचेस के अंदर आते हैं और पाकिस्तानियों के लिए थाईलैंड विजिट करना इतना ही आसान है जितना कराची वालों के लिए लाहौरी बिरयानी हजम करना। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो थाईलैंड को विजिट करने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से आइलैंड्स आपको विजिट करने हैं और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऑफर करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन से मंथ्स हैं जिसके अंदर विजिट करना सूटेबल है ताकि आपको चीपर रेट्स मिल सकें। थाईलैंड विजिट करने का सबसे पहला स्टेप उसका वीज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें ऑन अराइवल वीज़ा सिर्फ कीनिया का ही मिल सकता है, लेकिन थाईलैंड का वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसकी वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक का हो सकता है। अब मैं आपको इसके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने टूरिस्ट वीज़ा को टिक करना है। इधर आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आएगी जिसके अंदर वाइट बैकग्राउंड होगा। 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर इसकी रिक्वायरमेंट है और ये बॉर्डर लेस होगा। फिर आप यहाँ पे अपना टाइटल बताएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ बताएंगे। अगर आप एक दफ़ा थाईलैंड में एंटर होना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। अगर आपको मल्टीपल एंट्रीज़ चाहिए तो यहाँ पर आप उसकी काउंट लिख देंगे। यहाँ पे अपना नाम, सरनेम, फादर नेम, नेशनैलिटी, अपना टाइप ऑफ पासपोर्ट यहाँ पे ऑर्डिनरी, क्योंकि हमारे पास आमतौर पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है। और फिर आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप अपने ऑक्यूपेशन का बताएंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपना एम्प्लॉय और अपनी डेजिग्नेशन बताएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे। एड्रेस इन थाईलैंड और नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल गार्डियन, ये चीज़ आप फिल ना करें क्योंकि मैंने भी नहीं की थी और क्योंकि आमतौर पे हमारे पास होता भी नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये चीज़ मेंशन नहीं की थी। और फिर यहाँ पर आपके सिग्नेचर्स वगैरह आ जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पे फ़्लाइट नंबर वो मांग रहे हैं। अब थाईलैंड के वीज़े के लिए आपको जो फ़्लाइट नंबर चाहिए होता है वो आपको एक कंफर्म्ड फ़्लाइट चाहिए होती है और उसके टिकट भी आपको साथ में लगाने होते हैं। आपको परचेज़ करते हुए डर लग रहा होगा कि अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर जो है आपके टिकट का क्या होगा, लेकिन जो है आमतौर पे ये रिजेक्ट होता नहीं है। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने प्लान्स को 2 से 3 महीने बाद का रखें ताकि अगर वीज़े के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो आप उसको ठीक कर सकें और दोबारा अप्लाई कर सकें। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जो दूसरी चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वो 6 to 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है। इसके अंदर आप शो कराएंगे कि आपके पास 3 to 8 लाख मौजूद हैं और आपने इसके साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगाना है। ये दोनों चीज़ें आपके मैनेजर अटेस्ट करके आपको देंगे। इसके बाद आपका पासपोर्ट जिसके अंदर एटलीस्ट 6 मंथ्स की एक्सपायरी होनी चाहिए, और अगर इससे प्रीवियस कोई पासपोर्ट है तो वो भी आपने साथ में अटैच करके देना है। आपको 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगी जिसका वाइट बैकग्राउंड होगा और मैंने आपको डायमेंशंस उसकी बता दिए हैं। 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर्स वो होनी चाहिए और वो बॉर्डर लेस होनी चाहिए। इसके बाद आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या अगर आप वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके बाद आपको 2 CNIC की कॉपीज़ चाहिए होंगी। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा और लीव सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा कि आप उस टाइम पे अपने ऑफिस से लीव पर हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका कवर लेटर आपके लेटर हेड के ऊपर होगा। कवर लेटर दोनों सूरतों में चाहिए। कवर लेटर में आप ये सब कुछ मेंशन करेंगे कि आप क्यों विजिट कर रहे हैं, कौन कौन से आइलैंड्स हैं जो आप विजिट करने वाले हैं, कौन कौन सी जगहें हैं जो आप विजिट करेंगे, उन सब के नाम, आपका जो होटल होगा उसका नाम, ये सारी चीज़ें आपने उस कवर लेटर के अंदर मेंशन करनी है। इसके बाद आते हैं कंफर्म फ्लाइट टिकट के ऊपर। हम लोग इस टाइम पे थाई एयरवेज़ की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे मैं इंग्लिश को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे रिटर्न फ़्लाइट टिकट ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन इसकी बैंकॉक डालूँगा। यहाँ पे मैं
इस टाइम पे एक ही एडल्ट रहने देता हूँ। यहाँ पर आपका जो डिपार्चर और रिटर्निंग है, यहाँ पर आपके वो डेट्स डलेंगी। इस टाइम पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने जुलाई में जाना है। मैं इस टाइम इसके नीचे जो है आप देख सकते होंगे, इसके अंदर प्राइसेस भी आ रही हैं। अब कुछ दिन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्राइडे के जो दिन होते हैं उसके अंदर फ़्लाइट्स महंगी होती हैं, और जो वेंसडे के दिन होते हैं वो उसमें फ़्लाइट आपको कंपैरेटिवली सस्ती मिल रही होती है। तो आप इनमें से देखते हुए आप अपना जो है डेट सेलेक्ट करेंगे। मैं इस टाइम पे वेंसडे का दिन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो मेरा रिटर्न होगा वो मैं वेंसडे को ही 17 जुलाई को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं ओके कर दूँगा। ये करने के बाद इसको इकॉनमी ही रहने देना है हम लोगों ने, और इसको फाइंड फ्लाइट्स पे ले आएंगे हम लोग। अब यहाँ पर ये जो मुझे टिकट दिखा रहा है इसके अंदर 93,696 इसके अंदर इसका फेयर आ रहा है, और ये एक साइड का है, इस्लामाबाद टू बैंकॉक। आप इसके अंदर सेवर जो है वो सिलेक्ट कर लें, फ्लेक्सी भी कर सकते हैं आप अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए। मुझे नहीं चाहिए थे, इस वजह से मैं सेवर ही किया था। इसके अंदर आपको थोड़ा सा जो है रिफ़ंड मिल जाता है, इसके अंदर आपको रिफ़ंड नहीं मिलता। इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे और सेलेक्ट रिटर्न फ़्लाइट करें, तो वो आपसे फिर बैंकॉक से इस्लामाबाद की टिकट का भी पूछ लेगा, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस मिलेंगे 89,160, क्योंकि उस साइड से जब आप आ रहे होते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े से कम होते हैं। यहाँ पर आप कंटिन्यू एंड कंफर्म करेंगे, और उसके बाद आप अपनी डिटेल्स डाल के अपने कार्ड से, अगर आपने परचेज़ करना है, अपने कार्ड की डिटेल्स डाल के इसको परचेज़ कर लेंगे। इस टाइम पे ये मुझे प्राइस बता रहा है 182,856, और उसके बाद फिर मैं फिल पैसेंजर डिटेल्स करके इसको परचेज़ कर सकता हूँ। जब आप ये फ़्लाइट टिकट्स परचेज़ कर लेंगे तो आपके ईमेल के ऊपर एक PDF आएगा उस टिकट का, जो कि आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ प्रिंट करा के लगाना होगा। जब मैंने थाईलैंड विज़िट किया था तो मैंने थाई एयरवेज़ यूज़ की थी, और उनकी सर्विसेज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दे हैव एन ऑफिस इन हॉलीडे इन इस्लामाबाद, मैं उसका एड्रेस नीचे डाल दूंगा। इसके बाद आपने होटल रिजर्वेशंस करनी है, जिसके अंदर आप booking.com या गोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप कैंसिल कर सकते हो फ्री में बाद में, क्योंकि इसकी आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉपी लगानी होगी ताकि आप वीज़ा अप्लाई कर सकें। बाद में आप कैंसिल करके अपने प्लान्स चेंज कर सकते हैं, कहीं और जाके रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। देयर आर 2 वेज़ टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। एक ये है कि आप थाई एयरवेज़ खुद जाएँ और आप जाके वहाँ पर सबमिट करें अपनी वीज़ा एप्लीकेशन। दूसरा तरीका ये है कि उन लोगों ने अपने कुछ कंसल्टेंट्स का बताया हुआ है जिनके थ्रू आप सबमिट करा सकते हैं। वो कंसल्टेंट्स अपनी थोड़ी सी फ़ीस रखते हैं, लेकिन वो हैसल फ्री होती है और आपको कोई और काम नहीं करना होता अदर देन उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हो। आई यूज्ड थाई एयरवे इंटरनेशनल। उन लोगों ने मुझसे बहुत छोटी सी अमाउंट चार्ज की थी, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे और इट वाज वेरी हैसल फ्री। उन्होंने इवन मुझे हेल्प भी किया था डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के में। इस वीज़ा को अप्लाई करने की जो फ़ी है वो 13,000 है, लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाएंगे तो वो अपनी थोड़ी सी फ़ीस इसके अंदर रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसके अंदर आप अपने ट्रिप को प्लान कर रहे होंगे। यू विल प्रॉबेबली बी लैंडिंग एट बैंकॉक सुवर्णभूमि एयरपोर्ट। अर्ली मॉर्निंग उसके अंदर आप लैंड कर रहे होते हैं, 6 AM उस टाइम पे उनके टाइम के मुताबिक हो रहे होते हैं। आप इस एयरपोर्ट के बेसमेंट में जाएंगे जहां पर आपको एयरपोर्ट रेल लिंक मिलेगी। दिस इज़ द चीपेस्ट वे टू विजिट बैंकॉक, क्योंकि इसके अंदर इस पूरे नेटवर्क के अंदर आप किसी भी जगह पे बैंकॉक की जा सकते हैं। आपको कोई कैब नहीं करानी पड़ेगी, कोई और कैब सर्विस नहीं लेनी पड़ेगी। अब मैं आपको इनका पूरा नेटवर्क दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर इनके जितनी भी रेल लिंक्स हैं वो सारी की सारी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सुवर्णभूमि एयरपोर्ट है, यहाँ पर से ये जो ऑरेंज लाइन है ये चल रही है। और आपने जब भी आपने अपना होटल कोई भी डिसाइड करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि वो इसके पास ही हो, ताकि आप आराम से जो है अपने होटल पे पहुंच जाएं। अब आपने अगर किसी और जगह पे पहुंचना होगा तो आप देख सकते होंगे कि ये जो लाइन जा रही है ये अलग ट्रेन है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं यूनियन मॉल जाने के लिए, या अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सियाम जाना है। सियाम बेसिकली एक बहुत अच्छा मॉल है जहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव और बहुत चीप चीज़ें दोनों मिलती हैं। तो ये वो एरिया है सियाम का जहाँ पर आपको जो है, जहाँ अगर आपने शॉपिंग करनी होगी तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। बैंकॉक में एक बहुत अच्छी जगह किंग पावर विज़िट करना है, जहाँ पर आप स्काई वॉक कर सकते हैं। ये एक बहुत मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस होता है और इसके अंदर जो है काफ़ी मज़ा आता है। थोड़ा रश होता है लेकिन जो है आपको टाइम मिल जाता है इसके अंदर, और बहुत अच्छी पिक्चर्स भी आती हैं यहाँ पे।
थाईलैंड में एक बहुत बड़ा इशू हलाल फूड की अवेलेबिलिटी है। मैं अपने साथ नूडल्स के बहुत सारे पैकेट्स ले गया था ताकि मुझे ये मसला ना आए। वहाँ का बर्गर किंग एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हलाल बर्गर मिल जाता है। बैंकॉक की ये सारी जगहें आप विज़िट करने के बाद अपने बाकी आइलैंड्स का ट्रिप प्लान करेंगे। इसके लिए आपने एक सर्विस यूज़ करनी है जिसका नाम है लोमपराया। यहाँ पर आप लोमपराया सर्च करेंगे और इनकी जो अपनी वेबसाइट है इसके ऊपर चले जाएंगे। अब थाईलैंड के जो मेनली खूबसूरत आइलैंड्स हैं उनमें एक जो है वो आता है कोह टाओ, एक कोह पंगन आता है और एक है कोह समुई। मैंने कोह टाओ और कोह समुई विज़िट किया था और मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे थे। कोह टाओ एक बहुत छोटा सा आइलैंड है तो इसके अंदर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। मैं यहाँ पर एक दिन सिर्फ और सिर्फ रुका था एक रिज़ॉर्ट के अंदर। अगर आपका बजट इसको अलाउ करता है तो आप ज़रूर यहाँ पर रुकें, लेकिन आप डायरेक्ट कोह समुई भी जा सकते हैं। कोह समुई के अंदर ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। आप यहाँ पे कोह समुई सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोगों ने वहाँ पर मेंशन किया था कि हम लोग जुलाई में जा रहे हैं, तो मैं अपनी फ्राइडे की डेट डाल देता हूँ कि मैं यहाँ पर फ्राइडे को जाऊँगा। इसको रिटर्न करने के बजाय 1 वे टिकट कर देते हैं। यहाँ पर अडल्ट में डालूँगा 1, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया और अब हम बुक पे जाएंगे। तो ये अब आपको थोड़े से ऑप्शंस देगा अगर आपने वीआईपी बस लेनी है। वैसे दोनों बसेस इक्वली होती हैं, इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, लेकिन अगर आप वीआईपी ट्रैवल करना चाहते हैं तो वीआईपी ट्रैवल कर लें। मैंने 9 बजे की बस ली थी और ये आधा जो डिस्टेंस होता है वो बस के थ्रू होता है, फिर उसके बाद एक शिप होती है जिसके थ्रू आप उस आइलैंड पे पहुंचते हैं। अगर आप रात की बस लेंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि आप ओवरनाइट ट्रैवल करेंगे और आप दिन के टाइम पे पहुंच जाएंगे। अगर आप सुबह सवेरे अगर आप निकलेंगे तो वो टाइम भी आपका जो दिन का टाइम है वो आपका थोड़ा सा ज़ाया हो जाता है और फिर उसके बाद आप रात में पहुंच रहे होंगे जिसके अंदर फिर आपको होटल में पहुंचना और ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो 9 बजे की आप यहाँ पर बुक कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे आगे। वो आपसे सारी की सारी डिटेल्स आपकी ले लेंगे, जिसके बाद आप वो डिटेल्स डाल के उसको बुक कर सकते हैं। कोह समुई जब आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको टैक्सी की सर्विसेज मिल रही होंगी। आप अपने होटल का वहाँ पे नाम बताएंगे जो कि आपको एग्जैक्टली उसी होटल के ऊपर पहुँचा देंगे। आप लोमपराया की सर्विसेज को यूज़ करते हुए कोह पंगन को भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी फुल मून पार्टी होती है। अगर आप उस तरह की चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ कोह पंगन में मिल जाएगी। कोह समुई में विज़िट करने वाली जगहों में सबसे अच्छी जगह लमाई बीच है और उसके साथ में एक लमाई मार्केट है। वहाँ पर एक लाइव इंडिया रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको हलाल फूड मिल जाएगा और टेस्ट उसका थाईलैंड के हिसाब से बहुत अच्छा है। कोह समुई में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है नामोइंग वाटरफॉल। इसके बेसिकली 7 टियर्स हैं और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको हाइक भी मिलेगी और हाइक करके जब आप टॉप पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको एक नेचुरल इन्फिनिटी पूल मिलेगा। कोह समुई को विज़िट करने के बाद आप लोमपराया को यूज़ करते हुए कराबी या फुकेट पहुंच सकते हैं। फुकेट के अंदर आपको नाइट लाइफ मिल जाएगी जो कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। कराबी के अंदर बहुत अच्छे बीचेस आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर एक बहुत अच्छा बीच आओनांग बीच है। इसके अलावा आपको कराबी के अंदर जिप लाइन और वाटर पार्क भी मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि आपको थाईलैंड कब विज़िट करना चाहिए। थाईलैंड के बेसिकली 3 सीजन्स हैं। जो उनका कोल्ड सीज़न होता है वो नवंबर से फरवरी तक का होता है, फिर मार्च से मई तक उनका हॉट सीज़न होता है और फिर मई से ऑनवर्ड्स सितंबर या अक्टूबर तक उनका रेनफॉल सीज़न होता है। मैंने थाईलैंड अगस्त में विज़िट किया था। उसकी मेन रीज़न ये है कि मुझे उस टाइम पे चीपर प्राइसेस मिली थी क्योंकि उस टाइम पे लोग बहुत कम होते हैं। आपको इतनी ज़्यादा रेनफॉल मिलती भी नहीं है वहाँ पे। 1-2 दिन ऐसे थे जिसके अंदर मुझे रेनफॉल मिली थी और वो उस टाइम पे वेदर मुझे बहुत अच्छा मिला था। उसके अलावा ह्यूमिडिटी भी बहुत कम थी। अगर आप हॉट सीज़न के अंदर जाते हैं तो उस टाइम पर भी आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। कोल्ड सीज़न उनका सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और उसमें सबसे ज़्यादा रश होता है, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करना चाहता था और मैंने इस वजह से अगस्त का टाइम सेलेक्ट किया था। एंड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के ट्रिप्स ना सिर्फ आपको रिलैक्स करते हैं बल्कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप और लोगों से मिलें और लोगों के बारे में जानें। और थाईलैंड के लोग इतने अच्छे हैं कि आप उनसे सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही सीख सकते हैं। अगर आप लोगों में से भी कोई थाईलैंड विजिट करके आए तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स में, या अगर आप कोई और जगह मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो ज़रूर सजेस्ट करिएगा कमेंट्स के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमारी मोटिवेशन बनी रहती है और हम लोग आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।